कैंसर का नाम सुनते ही लोगों में इतना खौफ क्यों है? सबसे बड़ी मिथ समाज में है वो यही है कि कैंसर मीन्स कैंसर कैंसर कैंसर। ऐसा कुछ मेथड्स या स्टेप्स नहीं है जो प्रिवेंशन की ओर हमको ले जाए? तो ऐसा मान सकते हो कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है। कॉमन पॉपुलेशन को मालूम नहीं है, वो है वायरस का इन्फेक्शन, जैसे कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। अर्ली डिटेक्शन इज द की। व्हाट नेक्स्ट देन? कोई भी ड्रग जो हम ड्रिप में देंगे या तो गोली के रूप में देंगे, वो पूरी सिस्टम में यानी कि बॉडी में जाएगी। सिंपल सा मैसेज देना हो डाइट के बारे में, फास्ट फूड बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं लेना चाहिए। एक्सरसाइज के बारे में, 5 डे पर वीक एटलीस्ट आपको 45 मिनट चलना है। कैंसर से तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कीमोथेरेपी से भी डरने की जरूरत नहीं है। यस यस यस। सो सर, कैन टारगेटेड थेरापी और इम्यूनोथेरापी बी अ सब्स्टिट्यूट टू कीमोथेरापी? डेफिनेटली। कैंसर के मिथ है जो आप एड्रेस करना चाहो? एक सबसे बड़ी मीथ जो हम डे टू डे ओपीडी में एनकाउंटर कर रहे हैं वो ऐसी है कि बायोप्सी से कैंसर फैलता है। व्हाट स्ट्रेस हैज अ रोल टू प्ले? मैं ऐसा बोलूँगा कि इम्प्लिसिट यानी कि वो दिखाई नहीं देने वाला एक फैक्टर है, अननोन फैक्टर है, ऐसा बोल सकते हैं। कैन HIV बी अ रिस्क फैक्टर? डेफिनेटली यस। AI टेक ओवर कर सकता है कैंसर की ट्रीटमेंट को? AI की मदद से कैंसर को बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। तो सर, साइकोलॉजिकल फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट रहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या मेमोग्राफी से कैंसर फैलता है? बिग नो। कैंसर बड़े ही मुश्किल से सवाल पूछ लेता है कैंसर, पर क्या इसके जवाब आसान हो सकते हैं? मेरा नाम प्रीत सुरती। आज हम कैंसर के बारे में बात करेंगे डॉक्टर गौरांग मोदी से, जो एक रिनाउंड कैंसर स्पेशलिस्ट और को फाउंडर भी है ऑन्कोविन कैंसर सेंटर में। सर, वेलकम टू द शो। बात बन जाए, बात करेंगे तभी तो बात बनेगी। थैंक यू प्रीत। सो सर, आज की जब हम बात करें 21st सेंचुरी में, तो आज भी क्या कैंसर को एक टैबू की तरह देखा जाता है? कैंसर का नाम सुनते ही लोगों में इतना खौफ क्यों है? देखो प्रीत, इसमें ये जो सवाल है उसके बहुत सारे आंसर हैं। उसमें से ऐसा है कि हमारी जो भी जनरेशन है वो ऐसा मान के चलो कि अगर 50-60 एज हमारे पेरेंट्स है, उनकी जनरेशन में सब ने कैंसर को ट्रीट हुए देखा नहीं है। क्योंकि आज से अब 20 साल 30 साल पहले की बात करो तो कैंसर में जो सर्वाइवल था वो बहुत ही कम था और 90% पेशेंट स्टेज 4 में आते थे। अब स्टेज 4 आएगा तो उसमें सर्वाइवल बहुत कम रहता है। और उस समय जो मेडिकल साइंस इतना इवॉल्व भी नहीं हुआ था, यानी कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाली जो ड्रग्स होती है, सर्जिकल टेक्निक है, रेडिएशन थेरापी है, वो सब भी इतना अवेलेबल नहीं था। यानी कि जो हमारे ऊपर की जो जनरेशन है, जो पेरेंट्स है हमारे, उन्होंने ऐसा ही देखा है कि कैंसर यानी कि सर्वाइवल बहुत कम है, कैंसर की थेरापी दोगे तो साइड इफ़ेक्ट बहुत होगी, तो वो तड़प तड़प पे उसको मारना, उसके बदले कैंसर ना हो तो अच्छा, या तो कैंसर अगर डायग्नोस हो गया तो कैंसर मीन्स कैंसल। तो जो सबसे बड़ी मिथ समाज में है वो यही है कि कैंसर मीन्स कैंसल। तो एज ए डॉक्टर हमें ऐसा लग रहा है कि जो मेडिकल साइंस में जो इतना इवॉल्व हुआ है, मेडिकल साइंस टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हुई है, उससे हम ये संदेश भेज सकते हैं अभी कि कैंसर को अगर अर्ली स्टेज में आप पकड़ सको और प्रॉपर ट्रीटमेंट करो तो कैंसर क्योर हो सकता है। और ऐसे मरीज़ जो भी कैंसर वाले हैं वो जितने ज़्यादा ग्रेजुअली बढ़ेंगे और क्योर होंगे तो समाज में भी वो एक पीड़ा है, एक लांछन है, वो ग्रेजुअली कम होगा। सो डेफिनेटली सर, हम कैंसर की ट्रीटमेंट के बारे में आगे और भी बातें करेंगे, बट एज द सेइंग गोज, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो क्या ऐसा कुछ मेथड्स या स्टेप्स नहीं है जो प्रिवेंशन की ओर हमको ले जाए? बहुत सारी मेथड है कि हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हमें मालूम चल जाए कि कैंसर किस चीज़ों से होता है, तो अगर वो चीज़ को हम अवॉइड करें तो कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे कि 3 प्रकार के जो मोस्ट कॉमन कारण हैं जो हमारे समाज में हैं, जैसे कि टोबैको, सेकंड है अल्कोहल और थर्ड है कुछ वायरस का इन्फेक्शन। अगर आप तीनों को मिलाया जाए, अगर आप तीनों को कंबाइन करके देखो तो ऐसा मान सकते हो कि 60% जो इंडिया में कैंसर होते हैं वो इन तीनों के कारण ही होते हैं। अब टोबैको बहुत वाइड थिंग हो गई। टोबैको मतलब कि आपने तंबाकू खाया, मसाला खाया, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, वो सब आ गया उसमें। तो वो टोबैको आप अवॉइड करो। जो भी अभी कॉमन पॉपुलेशन जो खा रही है वो जितना भी कम करेगी तो बंद कर देगी तो उससे आगे जाके उनको कैंसर होने की संभावना कम हो जाएगी। सेकंड है अल्कोहल। जो भी
अभी मैंने एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, तो ओवरऑल जो वर्ल्ड वाइड है उसमें अल्कोहल कंजप्शन धीमे धीमे कम हो रहा है क्योंकि वहाँ पे अवेयरनेस बढ़ रही है। लेकिन इंडिया में अल्कोहल का कंजप्शन बढ़ रहा है, तो वो एक शॉकिंग थिंग है अभी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी पीपल अवेयर होंगे तो अल्कोहल का कंजप्शन भी आगे जाके कम होगा। तो ये दो रिस्क फैक्टर हो गए। तीसरा जो कॉमन पॉपुलेशन को मालूम नहीं है वो है वायरस का इन्फेक्शन। जैसे कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है जिसके कारण सर्वाइकल कैंसर होता है, ओरल कैंसर होता है, एनाल कैंसर होता है। तो अगर उसकी आप वैक्सीन ले लो तो बहुत हद तक हम उस प्रकार के कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। फोर्थ है HPV यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस बहुत ही कॉमन है और उसकी वैक्सीनेशन नेशनल जो स्केड्यूल है गवर्नमेंट का उसमें भी है। तो अगर वो आपने नहीं लिया है या तो आपको हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण आपको लीवर का प्रॉब्लम हुआ, कोई पेशेंट को लीवर सिरोसिस होता है, अगर लीवर सिरोसिस में स्क्रीनिंग मेथड में आपने हर बार सोनोग्राफी करवाई 3 मंथली 6 मंथली, अल्फा फीटो प्रोटीन करके एक रिपोर्ट आता है वो आपने करवा दिया और उससे बहुत ही अर्ली स्टेज में आप लीवर कैंसर को भी डिटेक्ट कर सकते हो। ऐसा ही HCV करके एक वायरस होता है, उसके कारण भी लीवर कैंसर हो सकता है। तो ये सब बहुत ही प्रिवेंटिव कॉज है। अगर आपने इस सब को कवर कर लिया तो 50-60% चांस जो पॉपुलेशन में कैंसर होने के हैं वो आप कम कर सकते हो। तो सर कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में क्या क्या चीज़ें हम लोगों को जानकारी दे सकते हैं? जैसे सुना है कि मेमोग्राफी करवानी चाहिए या फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है। तो ये सब चीज़ों के बारे में सर आप कुछ बता पाओ? देखो, सबसे पहले तो कैंसर स्क्रीनिंग क्या होता है और कैंसर का डायग्नोसिस क्या होता है। बहुत सारे जो लेमैन में ये मीथ है कि जब गठान हो तभी हम उसका इन्वेस्टिगेशन कराएं और वो अर्ली स्टेज में उसको पकड़ में लाएं। वो तो एक मेथड है कि जैसे अर्ली साइंस और सिम्टम्स को आप पिकअप कर लो। लेकिन अगर बॉडी में कैंसर के सिम्टम्स ही नहीं हैं फिर भी कुछ ऐसी मेथड अवेलेबल है साइंटिफिकली और वो प्रूवन है, वो आप रेगुलर इंटरवल पर करते रहो तो कैंसर को शायद स्टेज 0 या तो बहुत ही अर्ली स्टेज में आप पिकअप कर सकते हो। जैसे आपने बोला कि मेमोग्राफी, तो हमारे पास जो ब्रेस्ट कैंसर के मरीज आते हैं और कोई भी उनके साथ जो महिलाएं होती है उनकी एज भी 45-50 की एज होती है, तो हम बोलते हैं कि आप भी मेमोग्राफी करवा लो। तो महिला बोलती है सर मुझे तो ब्रेस्ट में गठान नहीं है। तो सबसे पहले मिथ वही है कि जब ब्रेस्ट में गठान हो तब आपको बायोप्सी करनी है, तब मेमोग्राफी की इतनी ज़रूरत नहीं है। तब मेमोग्राफी का जो इंडिकेशन है वो डायग्नोसिस वाला पॉइंट हो गया, वो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तब बायोप्सी का इम्पोर्टेंट है। अगर किसी महिला में गठान हो गई है, कुछ भी गठान, या तो शादी है या तो उनको ऐसा लग रहा है कि पेनफुल है और जब डॉक्टर बोलता है कि आपको बायोप्सी करने की ज़रूरत है, तब मेमोग्राफी का इम्पोर्टेंस एज ए स्क्रीनिंग टूल बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर 40 ईयर के बाद अगर हर एक महिला एवरी 2 ईयरली जब मेमोग्राफी करवाए तो 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर या तो 5 मिलीमीटर जितनी बहुत छोटी सी गठान कि जो कोई भी जो अवेलेबल टेस्ट है उसमें पकड़ में नहीं आएगी। तो मेमोग्राफी का इम्पोर्टेंस ये है कि ब्रेस्ट में महिला को खुद मालूम नहीं है कि उसको गठान है, लेकिन अगर आप वो मेथड से एवरी 2 ईयरली चेक करोगे तो वो आप बहुत ही अर्ली स्टेज में उसको पकड़ सकते हो। सो आई थिंक द टेक होम मैसेज इज़ अर्ली डिटेक्शन इज़ द की। यस। सो ऐसा नहीं है कि जब आपको सिम्टम्स होते हैं कैंसर के तभी आप डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हमने बात की कि स्क्रीनिंग मेथड्स है, वैसे ही शायद सर्वाइकल कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर के भी स्क्रीनिंग मेथड्स हो सकते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के स्क्रीनिंग मेथड्स या और कोई कैंसर के सर स्क्रीनिंग मेथड्स अगर आप शेयर करना चाहो? यस, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर है तो सर्वाइकल कैंसर में 21 ईयर के बाद जो महिलाएं हैं उनको एवरी 3 ईयरली एक पेप स्मीयर करके एक टेस्ट आता है। पेप स्मीयर का मतलब ये होता है कि गायनेकोलॉजिस्ट या तो लोकल डॉक्टर जो फीमेल पार्ट से वहाँ से कुछ मटेरियल लेंगे, वो पेनफुल नहीं होता है और उसकी स्लाइड बना के चेक करेंगे कि वहाँ पे कुछ कैंसर के सेल्स दिखाई देते हैं। अगर वो आपने पिकअप कर लिए तो उसके बाद जो फ्रैंक कैंसर होगा वो 10 या 20 साल के बाद होता है। तो अगर उसी की ट्रीटमेंट हमने कर दी
तो हम जो फ्रैंक कैंसर आगे जाके महिला में होने वाला है वो आप पहले से उसको दूर कर सकते हो। तो सर्वाइकल कैंसर अभी आप देखो तो सर्वाइकल कैंसर 5 साल के पहले इंडिया में मोस्ट कॉमन कैंसर था अमॉन्ग्स द फीमेल। अभी वो सेकंड हाईएस्ट हो गया है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर ने उसको ओवरटेक कर दिया है। तो जैसे हमने प्रीवियसली बात किया इन स्पाइट ऑफ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग मेथड्स। यस यस यस, तो अभी इंडिया में बात करी जाए तो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट कॉमन कैंसर का जो कारण है वो वही है। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि अर्बन और विलेज जो पहले पूरा डिवाइड था, अभी अर्बन महिला हो या गांव की महिला हो, मोस्ट कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है। तो हमने मेमोग्राफी की बात किया। दूसरा पॉइंट जो भी हम डिस्कस करें सर्वाइकल कैंसर, तो सर्वाइकल कैंसर एक्चुअली सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। और सर्वाइकल कैंसर पहले जो इन्फेक्शन रिलेटेड हाइजीनिक जो प्रॉब्लम था वो सब ग्रेजुअली हम कवर कर रहे हैं, लेकिन कुछ इन्फेक्शन अभी भी प्रिवेलेंट है समाज में। तो अगर उसको हम पहले से ही डिटेक्ट कर दें और उसको ट्रीट करें तो सर्वाइकल कैंसर को 10 से 20 साल पहले से ही हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आपने पूछा कि प्रोस्टेट कैंसर, तो प्रोस्टेट कैंसर में जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस के हिसाब से आपको 45 की एज के बाद एवरी 2 ईयरली 3 ईयरली प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एक PSA करके रिपोर्ट आता है, सिंपल ब्लड टेस्ट है, वो भी आप करवा सकते हो। और स्पेशली उन पुरुषों में जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, या तो फादर तरफ से या तो कोई एंसेस्टर में प्रोस्टेट कैंसर की हिस्ट्री हो, तो ऐसे पुरुषों को वो अर्ली स्टेज में करना चाहिए। और किसी में फैमिली हिस्ट्री नहीं हो तो 45 की एज के बाद एवरी 2 ईयरली 3 ईयरली PSA का टेस्ट करना चाहिए। सर आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में, कि शायद उससे गॉड फॉरबिड के किसी को हो लेकिन अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए ताकि उसकी जो ट्रीटमेंट है और भी अच्छे से हो। अब सर आपने बात की कि कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है, बट व्हाट इफ़ अगेन किसी को कैंसर ना हो लेकिन किसी को डिटेक्ट हुआ, सो व्हाट नेक्स्ट देन? देखो, सबसे पहले कैंसर का अगर सस्पिशन है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे। सबसे पहले तो बायोप्सी होती है, बायोप्सी करके वो कैंसर का निदान होगा। उसके बाद 3 प्रकार की थेरेपी होती है जो एलोपैथी में डिफाइन है। सबसे पहला होता है सर्जरी, सेकंड पॉइंट आता है कीमोथेरेपी यानी कि सिस्टमिक थेरेपी, यानी कि कोई भी ड्रग जो हम ड्रिप में देंगे या तो गोली के रूप में देंगे वो पूरी सिस्टम में यानी कि बॉडी में जाएगी और जहाँ जहाँ भी कैंसर के सेल्स होगी उसको मारेगी। और थर्ड है रेडिएशन थेरेपी, यानी कि एक प्रकार की फोटोथेरेपी बोल सकते हो, लाइट थेरेपी हम जो उसको बोलते हैं, जिसमें एक किरण पास होते हैं और वहाँ पे पेशेंट को जहाँ पे भी गठान है वहाँ पे हम रेडिएशन देंगे। तो ये 3 प्रकार की थेरेपी वैलिड है। तो सर बीइंग अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, आपने कई सारे एडवांस स्टेज के कैंसर के पेशेंट्स को भी ट्रीट किया है, तो कीमोथेरेपी का रोल क्या है? और आगे हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आज मेडिकल साइंस कितना एडवांस है, सो और कीमोथेरेपी के अलावा क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है? देखो, कीमोथेरेपी तो बहुत पुरानी दवा है, आप ऐसा मान के चलो 70 साल पुरानी दवा है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि कीमोथेरेपी कैसे इन्वेंट हुई थी। कीमोथेरेपी इन्वेंट होने में भी बहुत सारे किस्से हैं। जैसे ऐसा है कि जैसे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में मस्टर्ड गैस करके एक केमिकल से यूज़ होता था जो दुश्मन आर्मी होती है उसको मारने के लिए या तो उनकी इफ़ेक्ट कम करने के लिए। तब उन्होंने देखा कि जो हम ये मस्टर्ड गैस का यूज़ करते हैं तब जो सोल्जर्स होते हैं उनमें WBC काउंट कम हो जाते हैं, उनमें बोन मैरो सप्रेशन होता है। और तब तक इतना प्रूव हो चुका था कि कैंसर में अनलिमिटेड सेल ग्रो होता है। और 2 फार्माकोलॉजिस्ट थे और वर्ल्ड वॉर 2 के समय में उन्होंने ये सर्च किया कि ये जो मस्टर्ड गैस है उसमें आप केमिकली कुछ चेंज करो तो उसके बाद पेशेंट को अगर वो आप कीमोथेरेपी जैसा मॉलिक्यूल दोगे तो शायद कैंसर में आप कंट्रोल कर सकते हो। तो उसके बाद बहुत सारे जो केमिकल्स आए और उसमें पूरा चेंज करके ये कीमोथेरेपी की पैटर्न बनाई गई। तो ये कीमोथेरेपी बहुत एज ओल्ड थेरेपी है। अभी हमारे पास जो नया आया है कि कीमोथेरेपी वही होती है, लेकिन कीमोथेरेपी की जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है यानी कि जो कीमोथेरेपी कैसे दी जाती है वो हमने पूरा चेंज कर दिया है। सेकंड, दूसरा पॉइंट ये है कि कीमोथेरेपी के पहले और कीमोथेरेपी के बाद में जो हम दवा देते थे यानी कि कुशन इफेक्ट, उसमें भी हमने चेंज कर दिया है। तो जैसे कि कीमोथेरेपी की कॉमन साइड इफ़ेक्ट ये होती है कि
उल्टी उपकी होना, बाल कम हो जाना, वीकनेस बहुत लगना, न्यूट्रोपिनिया WBC काउंट कम हो जाना, उसके बाद फीवर आना, तो वो सब हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। यूजुअली जो कन्वेंशनल कीमोथेरेपी होती है वो एवरी 14 डेज, 7 डेज या 21 डेज होती है। अगर हम डोज उसका कम कर दे, उसका डोज कुछ पेशेंट में डिले कर दे, या तो जो हम एवरी 21 वीक में देते हैं तो वो एवरी 7 डेज पर दे, तो साइड इफ़ेक्ट कम कर सकते हैं, एट द सेम टाइम जो उसकी एफिकेसी है वो मेंटेन रख सकते हैं। सो बेसिकली कीमोथेरापी आज के दौर की अगर बात करें तो वो काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स उसके कम हो चुके हैं, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है पेशेंट की इतनी डिटीरियरेट नहीं होती, और शायद ट्रीटमेंट की ओर हम और कॉन्फिडेंस से पेशेंट और डॉक्टर दोनों आगे बढ़ सकते हैं कॉन्फिडेंस से। सर, तो कीमोथेरापी में कीमोथेरेपी पोर्ट इंसर्शन क्या होता है, वो कैसे दी जाती है दवाई? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि जब हम कीमोथेरेपी की बात करते हैं तो कीमोथेरेपी 2 प्रकार की होती है, जैसे कि डे केयर कीमोथेरेपी और इंडोर कीमोथेरेपी। डे केयर यानी कि अगर सॉलिड कैंसर हुआ है पेशेंट को, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स 80% ऑफ द पेशेंट में आप ऐसा बोल सकते हैं कि कीमोथेरेपी डे केयर होती है। डे केयर का मतलब कि सुबह पेशेंट आया, हमने ड्रिप चढ़ाई और शाम तक पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डे केयर कीमोथेरेपी। उसके बाद पेशेंट ट्रैवल भी कर सकता है और घर पे भी जा सकता है। दूसरी प्रकार की जो थेरेपी होती है वो है इंडोर कीमोथेरेपी। इंडोर कीमोथेरेपी में हम शायद पेशेंट को 2 दिन तक, 3 दिन तक या 5 दिन तक रखते हैं। अब डे केयर वाली कीमोथेरेपी हो या तो इंडोर वाली कीमोथेरेपी हो, कुछ पेशेंट में वो हमें लंबे समय तक देनी पड़ती है। कुछ पेशेंट में 3 मंथ, कुछ पेशेंट में 6 मंथ और कुछ पेशेंट में 1 साल के ऊपर। तो उस समय जब हम ड्रिप में जो वेन्स में दवा देते हैं, तब जो वेन्स ख़राब हो जाती है। कुछ ओल्डर महिलाएं या मेल्स में स्किन बहुत थिन होती है और वेन्स भी बहुत थिन होती है, तो बार बार वो वीगो का जो एक्सेस होता है उसमें प्रॉब्लम होता है। कुछ पेशेंट में ऐसा होता है कि अगर वेन रप्चर हो गई तो आजू बाजू भी वो कैंसर कीमोथेरेपी का स्प्रेड होता है, उसके कारण लोकली साइड इफेक्ट होती है। तो उसके कारण हमारे पास 2 व्यवस्था होती है कि इसको हम कैसे ट्रीट कर सके। एक होता है PICC जो हम कहते हैं, वो मैं साथ में लाया हूँ। एक है कि PICC और दूसरा है पोर्ट इंसर्शन। तो मैं सबसे पहले आपको PICC क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है वो PICC है, ये जो है PICC। अब PICC क्या होता है कि जैसे ये हमारी सिंपल वीगो होती है, सिंपल वीगो इतनी आप मान के चलो, इतनी होती है वीगो, तो यानी कि इसके बाद जो भी ड्रग जाएगी इस रूट से, तो डायरेक्टली वो ड्रग यानी जो कीमोथेरेपी है वो हमारी जो वेन्स के उसके साथ में संपर्क में आएगी। तो दोनों के इंटरेक्शन से शायद वहाँ पे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है या तो वहाँ पे पेशेंट को पेन हो सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जैसे ये इस तरह से यहाँ पे उसको करके डायरेक्ट उसका जो रूट है वो ऐसे लेके ये जो उसका ओपनिंग है, इसका जो ओपनिंग है वो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या रहेगा कि हम जो ड्रग यहाँ से देते हैं वो डायरेक्टली ये पूरी जो हमारी वेन्स होती है उसको प्रोटेक्ट करेगी और यहाँ से ही वो बाहर आएगी। और ये जो पूरा रूट है ऐसा करके, और सरप्राइजिंगली बात ये है कि ये पूरा रूट किसी पेशेंट को मालूम नहीं चलेगा, यानी कि कोई बाहर कोई देखेगा तो उसको सिर्फ इतना ही पार्ट्स बाहर आता हुआ दिखेगा और ईजिली हम उसको दे पाएंगे, जिसके कारण यहाँ पे जो साइड इफेक्ट हो रही है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो रहा है, पेन हो रहा है पेशेंट को, वो सब हम कम कर सकते हैं। और कुछ पेशेंट में जो वेन एक्सेस का प्रॉब्लम होता है वो भी हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। दूसरा होता है पोर्ट, इसको बोलते हैं पोर्ट। ये पोर्ट करके इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे ये क्लेविकल बोन है, इसको कॉलर बॉल बोलते हैं। तो कॉलर बोन के अंदर जो एक पोटेंशियल स्पेस होती है वहाँ पे हम इसको इंसर्ट करते हैं। जैसे आप मान के चलो कि ये पोर्ट है, ये पोर्ट को हमने पेशेंट में लगा लिया और ये स्किन है, तो ये पूरी स्किन है और अंदर पोर्ट है, जो पोर्ट दिखेगा भी नहीं। कुछ पेशेंट में ऐसा होता है कि सर ये पोर्ट बाहर दिखेगा तो कैसा ख़राब लगेगा, तो ये पोर्ट और ये हमारी नेचुरल स्किन है, स्किन के अंदर से पोर्ट रहेगा। और जब वो पेशेंट हमारे पास आता है तब उसको हम पंचर करके वहाँ पे कीमोथेरेपी देते हैं। इससे क्या रहता है कि जो पेशेंट में जो वेन का इश्यू होता है और जो लंबे समय तक हमें कीमोथेरेपी देनी है, उस पेशेंट में अगर हम या तो PICC डालें या तो पोर्ट इंसर्शन करें, तो ये दोनों मेथड से जो लोकल कॉम्प्लिकेशन है, पेन होना या तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होना, वो बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं। तो सर, विथ PICC और पोर्ट इंसर्शन अ पेशेंट कैन लिव हिज रूटीन लाइफ, जैसे कि ऑफिस जाना या ऐसा सब, या फिर एडमिट होना पड़ता है? देखो, पोर्ट
और पीआईसीसी के लिए एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने पोर्ट लगा दिया, उसके बाद पेशेंट कैन ट्रैवल, पेशेंट कैन डू हिज वर्क, ऑफिस भी वो जा सकता है विथ पीआईसीसी एंड पोर्ट। सो वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस के कैंसर से तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कीमोथेरापी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मेडिकल साइंस इतना एडवांस है कि डेफिनेटली उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम किए जा सकते हैं। तो सर आगे हम बात करेंगे एमर्जिंग मेडिकल ऑन्कोलॉजी, कीमोथेरापी, लेकिन उसके बाद बहुत सारा बज़ है टारगेटेड थेरापी के बारे में, इम्यूनोथेरापी के बारे में। आज भी लोग जानना चाहते हैं कि क्या है ये नई दवाइयाँ। देखो, अभी जो साइंस जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जो मैंने बताया कि कीमोथेरापी की साइड इफेक्ट हम बहुत सारे मेथड से कम कर सकते हैं, लेकिन अभी बहुत अच्छी बात ये है कि ग्रेजुअली कीमोथेरापी रिप्लेस हो रही है। यानी कि हम 5 साल पहले जितनी कीमोथेरापी यूज़ करते थे, उसके बदले अभी कीमोथेरापी हम कम यूज़ कर रहे हैं। उसके बदले हम क्या यूज़ कर रहे हैं? टारगेटेड थेरापी और इम्यूनोथेरापी। अब ये दोनों अलग अलग है। टारगेटेड थेरापी का मतलब ये होता है कि एक सिंपल टारगेट पर ही अटैक करना, जो कैंसर पर ही होता है, और आजू बाजू के जो नॉर्मल सेल्स है उस पर उसकी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगी। कीमोथेरापी का मोस्ट कॉमन जो मैकेनिज़्म है वो वही है कि कीमोथेरापी किसी पेशेंट को देंगे तो जो नॉर्मल सेल्स तो किल होंगे ही, लेकिन उसके साथ में जो रैपिडली ग्रोइंग सेल्स होते हैं बॉडी के, वो भी किल होंगे, जिसमें कैंसर के सेल आते हैं, और उसके साथ में जो नॉर्मल बॉडी के हेयर सेल्स होते हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और मुंह के जो सेल होते हैं, वो सब भी अफेक्ट होते हैं। उसके कारण ही साइड इफेक्ट होती है। अब वो सब साइड इफेक्ट ये जो हम टारगेटेड थेरेपी देंगे उससे बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं। और अगर जो नई अभी लेटेस्ट अवेलेबल जो है वो है इम्यूनोथेरापी। इम्यूनोथेरापी मतलब जो हम पेशेंट को बोलते हैं कि अभी तक जो साइंस ने ढूंढी हुई लास्ट जो कैंसर के लिए अवेलेबल थेरापी है वो है इम्यूनोथेरापी। इम्यूनोथेरापी का कंसेप्ट ये होता है कि इम्यूनोथेरापी बॉडी की जो नॉर्मल इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करती है। यानी कि कैंसर को मारने का काम जो हमारी बॉडी के जो इम्यूनिटी वाले सेल्स होते हैं वो ही करते हैं। ये सिर्फ जो किस तरह से होता है कि हमारे जो इम्यूनिटी वाले जो सेल्स होते हैं, बी सेल और टी सेल, वो कैंसर के सामने ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ छोड़ते हैं कैंसर के सेल्स। सिंपल भाषा में बात करें तो आँखों पे पट्टी बांध देते हैं। आँखों पे पट्टी बांधने के कारण कैंसर के सेल सामने होते हैं, फिर भी हमारे इम्यूनिटी वाले जो टी सेल मेन होते हैं उसको मार नहीं पाते हैं। वो पट्टी तोड़ने का काम इम्यूनोथेरापी करती है। उसके कारण जो मारने का काम है वो सिर्फ हमारे टी सेल ही करते हैं। ओके, सो सर कैन टारगेटेड थेरापी और इम्यूनोथेरापी बी अ सब्सटीट्यूट टू कीमोथेरापी? डेफिनेटली अभी इस तरह से आ गई है कि बहुत सारे पेशेंट में हम कीमोथेरापी रिप्लेस कर रहे हैं। अभी इस तरह का है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री इन द सेंस कि कुछ पेशेंट में हम कीमोथेरापी भी देते हैं, साथ में टारगेट थेरापी ऐड करते हैं। कुछ पेशेंट में कीमोथेरापी देते हैं और साथ में इम्यूनोथेरापी भी ऐड कर रहे हैं, यानी कि ड्यूअल थेरापी देते हैं। और थोड़े समय के बाद सिर्फ टारगेटेड थेरापी और सिर्फ इम्यूनोथेरापी देते हैं। इस तरह से हमारा यूजुअली टाइमिंग होता है। लेकिन अभी हमारे पास कुछ टेस्ट अवेलेबल है, जिसके कारण अगर वो हमने टेस्ट करवाए और वो ऐसे पॉजिटिव आए तो उस पेशेंट में सिर्फ टारगेटेड थेरापी देते हैं, और उस पेशेंट में अगर इम्यूनोथेरापी वाला कुछ टेस्ट पॉजिटिव आया तो सिर्फ इम्यूनोथेरापी देते हैं। जो आज से 5 साल पहले हमारे पास सिर्फ कीमोथेरापी के अलावा कोई थेरापी नहीं थी। सो सर व्हाट अबाउट एक्सेसिबिलिटी? इम्यूनोथेरापी की अगर बात करें तो उसका कॉस्ट फैक्टर की अगर बात करें तो क्या एक आम इंसान भी जिसे कैंसर हुआ वो अफोर्ड कर सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा प्रीत भाई आपने। देखो, इम्यूनोथेरापी एक बात हम सबको समझनी चाहिए कि जो भी चीज़ साइंटिफिकली होगी और नई होगी, यानी कि इनोवेटर के पास होगी, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो आज से 3 साल पहले 5 साल पहले जो इम्यूनोथेरापी की जो ओवरऑल कॉस्ट थी वो 10 लाख पर ईयर से लेके 20 से 25 लाख थी। यानी कि जो हमारे पेशेंट ओपीडी में आते हैं 100 पेशेंट, उसमें से लेस देन 10% ऑफ पेशेंट ही वो अफोर्ड कर सकते थे। और दूसरे पेशेंट के जो उसमें आकर इम्यूनोथेरापी लेते थे वो 1 या 2 साल के बाद फिर स्टॉप हो जाते थे। तो जो इम्यूनोथेरापी की हमें प्रॉपर इफ़ेक्ट मालूम होनी चाहिए वो हमें मालूम नहीं थी। लेकिन अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो जेनरिक वर्जन में आने वाले हैं, जिसमें से एक अभी आया है निवोलुमेब, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो जो इम्यूनोथेरापी की कॉस्ट जो 10 to 12 लाख थी पर ईयर, वो अभी कम होके 3 to 4 लाख
और अभी आगे जाके विदिन 3 मंथ में और सारी कंपनियां भी वो जेनरिक मॉलिक्यूल लॉन्च करेंगे, उसके कारण उसकी कॉस्ट और कम हो जाएगी। तो हम ऐसा अभी बोल सकते हैं कि अभी जो 90% ऑफ पेशेंट जो इम्यूनोथेरापी नहीं ले पा रहे थे, अभी हमें ऐसा लग रहा है कि शायद वो पूरा जो रेशियो वो चेंज हो जाएगा और 90% पेशेंट इम्यूनोथेरापी ले पाएंगे। दूसरा जो अभी इन्वेंशन ये हुआ है कि इम्यूनोथेरापी जो नॉर्मल डोज में हम देते थे उसमें भी थोड़ा चेंज करके हम लो डोज में, यानी कि ऑलमोस्ट 80% डोज कम करके दे। यानी कि समझो कोई पेशेंट में 240 मिलीग्राम का डोज है तो उसको सिर्फ 20 मिलीग्राम दे। ऐसे पेशेंट में भी हमने बहुत मिरेकुलस इफ़ेक्ट देखी है और बहुत सारे पेशेंट को फ़ायदा हुआ है। तो अगर इम्यूनोथेरापी की कॉस्ट कम हो जाती है, उसके साथ हम अगर लो डोज में भी इम्यूनोथेरापी देते हैं तो 100% पेशेंट कैन अफोर्ड इम्यूनोथेरापी। सो दिस इज़ ग्रेट न्यूज़ एक्चुअली एंड इट इज़ अ रे ऑफ होप कि आज कैंसर की सारवार से कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए। और आई थिंक ऑन्कोविन कैंसर सेंटर का भी यही एक विजन है, ब्रिंगिंग क्वालिटी कैंसर केयर क्लोजर टू एवरीवन। सर, बीइंग अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, आपने हज़ारों पेशेंट्स ट्रीट किए। सर, अभी आपको कोई ऐसा इंटरेस्टिंग केस याद आ रहा है कि जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले कि यस, कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है? प्रीत भाई, बहुत सारे केसेस है, लेकिन अगर उसमें से कोई एक केस पिक करना हो तो मुझे याद है कि ड्यूरिंग कोविड, जब कोविड का पिक समय था, यानी कि अप्रोक्सीमेटली मार्च और अप्रैल के आजू बाजू, तब हमारे पास 70 ईयर ओल्ड एल्डरली मेल आए थे। तब वो स्ट्रेचर पर आए थे, हमारे पास स्ट्रेचर पर आए थे और उनमें एक प्रकार का ब्लड कैंसर जिसको बोलते हैं मल्टीपल मायलोमा, वो डिटेक्ट हुआ था। आप सोचो कि स्ट्रेचर पर आना कोई पेशेंट को और कैंसर का डायग्नोसिस होना और एडवांस स्टेज में था, और हमने उसकी ट्रीट किया। 1 महीने में वो अपने पैरों पे फिर से खड़ा हो गया। तो एट द एज ऑफ 70 ईयर उसके लिए वो बहुत बड़ी बात थी। और उस समय इतने सारे एप्रीहेंसन, यानी कि कोई भी कैंसर का निदान हो, पेशेंट स्ट्रेचर पर आए, ओल्डर एज में कैंसर की थेरापी, इतने सारे मीथ, और पेशेंट के रिलेटिव को हमने काउंसलिंग किया। और विदिन 2 मंथ में जब पेशेंट थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हो गया और चलने भी लगा, तब जो एक इंसिडेंस हुआ उसमें ऐसा हुआ था कि उसको कोविड हो गया। और कोविड हुआ तब उसका जो सैचुरेशन, जब हम उस समय यूज़ कर रहे थे वो SpO2 जो चेक करते थे, 70% सैचुरेशन था। और उस समय उसने ट्रीटमेंट लिया और उसमें से भी वो बाहर आ गया। तो यानी कि कैंसर हुआ, कैंसर की थेरापी लिया, कैंसर की थेरापी के दौरान बहुत ही सीवियर प्रकार का कोविड हुआ जिसमें वेंटिलेटर पर था पेशेंट, और वेंटिलेटर्स में 15 डेज तक हॉस्पिटल में रहा, और उसके बाद फिर वो सर्वाइव हुआ, बाहर आया, और अभी तक वो पेशेंट हमारे ओपीडी में आता है। एवरी 2 मंथली 3 मंथली हम उसको बुलाते हैं। नाउ ही इज़ गेटिंग क्योर ऑफ द कैंसर। तो ये पूरी जर्नी है वो हमारे लिए बहुत ही सेटिस्फैक्टरी होती है और मोटिवेटिंग होती है हमारे लिए कि, और ये जर्नी है उसमें बहुत सारी जो कैंसर मीथ है वो हम बस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो मीथ है कि ओल्डर एज में कैंसर की थेरापी कर ही नहीं सकते, क्योंकि ओल्डर एज में इम्यूनिटी कम हो जाती है। कैंसर में हम कीमोथेरापी देंगे तो और इम्यूनिटी कम हो जाएंगी, पेशेंट बेड रिडन हो जाएगा। लेकिन उसका उल्टा कि पेशेंट कैंसर के कारण बेड रिडन ही था, हमारे पास स्ट्रेचर पर ही आया था, और हमने कुछ थेरापी दिया और वो अपने पैरों पर चलने लगा। अभी आज उसकी एज अप्रोक्सीमेटली 76-77 ईयर की है, और एवरी 2 to 3 मंथली हमारे फॉलोअप में आता है और हमें दुआ देता है कि सर आपके कारण हम बच गए। सर, हेड्स ऑफ टू यू एंड एंटायर टीम ऑफ ऑन्कोविन कैंसर सेंटर के ऐसे कई सक्सेसफुल और इंस्पायरिंग स्टोरीज़ है। एंड डेफिनेटली वो कैंसर पेशेंट नहीं होता, आई गेस एक कैंसर वॉरियर या हीरो ही होता है। तो सर, जब हम बात करते हैं कि 70 ईयर ओल्ड पेशेंट विथ a willpower, definitely faith can move mountains, and that too when backed by evidence based medicine. तो सर, साइकोलॉजिकल फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट रहता है? क्योंकि जब भी कैंसर शब्द सुनता है कोई पेशेंट तो शायद पैरों तले ज़मीन खिसक जाती होगी, तो उसको कैसे एक
सपोर्ट दिया जाता है साइकोलॉजिकली? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए वो कैंसर के पेशेंट में होनी चाहिए। जब कैंसर का नाम फैमिली में आता है तब कैंसर के मरीज़ और जो उसके आजू बाजू में जो फैमिली मेम्बर्स है उसमें एक प्रकार का थ्रेट हो जाता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि सबसे पहले तो हमें एविडेंस बेस्ड मेडिसिन यानी कि जो भी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हमें देखना चाहिए। और यू शुड कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट। अगर आपको एक स्पेशलिस्ट से आप सेटिस्फाई नहीं है तो यू कैन ऑलवेज टेक अ सेकंड ओपिनियन। लेकिन अगर 2-3 से आपने मिल लिया फिर आपको उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और जो भी स्टेज है कैंसर का उसके हिसाब से उसको ट्रीट कराना चाहिए। लेकिन जो आपने बताया कि साइकोलॉजिकल पॉइंट, तो साइकोलॉजिकल में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पेशेंट को जीने की जो जिजीविसा बोलते हैं गुजराती में, कि अगर पेशेंट को जीना है कि नहीं सर मुझे कुछ भी करके कैंसर को हराना है, अगर ऐसा पेशेंट मेरे सामने हो और एक दूसरा पेशेंट कि जिसको कैंसर उसने फैमिली में ऐसे देखे हुए हैं कि सब लोग उसने मरते हुए देखे हैं कैंसर से, और कैंसर की जो कीमोथेरेपी की साइड इफेक्ट ही देखी हुई है, और उसके ब्रेन में ऐसे मिथ इनकलकेट हुई है कि कैंसर यानी कैंसल, तो ऐसे पेशेंट को ट्रीट करना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। जैसे कि अभी एक दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जो कल ही मेरी ओपीडी में आया था। उनकी एज से जब उनका डायग्नोस हुआ था तब एट द एज ऑफ 74 की एज में पेनक्रियाटिक कैंसर यानी कि स्वादुपिंड का कैंसर था। अब इस एज में यूजुअली इट्स अ काइंड ऑफ अ डेथ सेंटेंस टू एनी कैंसर पेशेंट, क्योंकि अगर स्वादुपिंड कैंसर की बात करें तो 300 प्रकार के कैंसर है, उसमें पहला 5 खराब कैंसर में आप रखोगे तो स्वादुपिंड का कैंसर आएगा, मोस्ट थ्रेटनिंग वन। और जैसे ही पेशेंट को मालूम होता है तब स्प्रेड हो जाता है, यानी कि सर्जरी भी नहीं होती है। अब उस समय यानी कि 73-74 की एज में वो जो पेशेंट था उसने मेंटली इतना वो स्ट्रॉन्ग था कि सर मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे ट्रीट होना है और मैं आगे जाके लंबा जीवन जीने वाला हूँ। इस तरह की उसकी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस थी। तो सबसे पहले उसकी सर्जरी हुई। अब जो स्वादुपिंड की जो कैंसर की सर्जरी होती है वो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है, उसको बोलते हैं विप्पल सर्जरी, जो अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 आवर्स तक चलती है। इतनी बड़ी सर्जरी, तो उसने वो डिसीजन लिया कि नहीं सर मुझे सर्जरी करवानी ही है, तो सर्जरी करवाई। और सर्जरी के बाद जो उसका स्टेजिंग आया उसमें ऐसा आया था कि उसमें कुछ प्रकार की कीमोथेरेपी हमें देनी चाहिए। तो 6 मंथ्स तक हमने उसको कीमोथेरेपी दी, और अभी उसको ऑलमोस्ट 3 से 4 साल हो गए हैं, और वो कल ही हमारी ओपीडी में आया था। एंड ही इज़ फिट एंड इन अ पिंक हेल्थ, आप ऐसा बोल सकते हो कि आप उसको देखकर भी आप नहीं बता सकते कि ये कैंसर सर्वाइवर है, कैंसर वॉरियर है जिसने स्वादुपिंड कैंसर को हराया है। तो हम बहुत सारे पेशेंट को यही बोलते हैं कि आप में लंबा जीवन जीने की और कैंसर से क्योर होने की एक जिजीविसा आप में होनी चाहिए। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो हम दवा देते हैं उससे आगे भी, मतलब दवा तो अपना काम करेगी, लेकिन अगर मेंटल स्टेमिना पेशेंट का होगा तो ये हमारी दवा की असर अच्छी तरह से होगी। उसके साथ में जो आपने साइकोलॉजिकल पॉइंट कहा, तो ये हो गया कि पेशेंट की साइकोलॉजी। उसके साथ में जो मैं एड्रेस करना चाहता हूँ वो है केयर गिवर की साइकोलॉजी। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम कैंसर की थेरेपी देते हैं तो पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है, वो दवा लेना नहीं चाहता है क्योंकि भूख नहीं लगती है, कमजोरी आती है, तो वो इतना स्ट्रेंथ फील नहीं कर रहा है। उस समय जो उनकी वाइफ है या उनके हस्बैंड है, उनके सन डॉटर है, भाई बहन है, उनको हेल्प करनी चाहिए कि जो फैमिली के कोर मेंबर है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि केयर गिवर का इम्पोर्टेंस इन कैंसर ट्रीटमेंट, क्योंकि ये जो थेरापी है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लंबी चलने वाली है, और उसमें बहुत सारे अप डाउन भी आने वाले हैं। तो ऐसे में केयर गिवर की साइकोलॉजी, अगर केयर गिवर वीक है, अगर केयर गिवर ही नेगेटिव सेंटेंस उसके सामने बोलता है तो पेशेंट भी अपनी स्ट्रेंथ खो देगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पेशेंट की खुद की साइकोलॉजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। दूसरा, केयर गिवर का भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट इतना ही होना चाहिए। और लास्ट में जो मैं बात करने वाला हूँ वो है एज अ समाज को भी
उस पेशेंट और उस फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए साइकोलॉजिकली। बिकॉज हमने ऐसा देखा है कि अगर कोई पेशेंट लड़ रहा है कैंसर की थेरेपी से और जो पूरी फैमिली उसके साथ में खड़ी है, लेकिन कोई फैमिली, दूसरी फैमिली मेंबर, कोई नेबर है, वो आके उसको नेगेटिव देते हैं कि भाई इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, आप खाली खाली मेहनत कर रहे हो, वो सब के जो नेगेटिव सेंटीमेंट है उससे भी ओवरऑल कैंसर की इफ़ेक्ट, जो सर्वाइवल है वो कम हो जाएगी। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेशेंट का खुद का स्टेमिना, सेकंड है कि केयर गिवर की साइकोलॉजी, और एज अ समाज हम सबको वो पेशेंट को सपोर्ट करना चाहिए। सो बहुत ही आपने इम्पॉर्टेंट बात की कि विल पावर जो है इट प्लेज़ अ मेजर रोल, लेकिन साथ में फैमिली और समाज की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि कैंसर के इन हीरोज़ को वो मेन स्ट्रीम से अलग ना देखे। यस यस यस। So sir, now moving forward to the trends that are going on, AI, शायद आज हम साथ में मिलके ये शो कर रहे हैं, शायद आपको या मुझे भी इस शो में AI रिप्लेस कर सकता है आगे जाके, पर क्या एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी रिप्लेस हो सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से? क्या AI टेक ओवर कर सकता है कैंसर की ट्रीटमेंट को? जो मेरी सोच है उसके हिसाब से जो AI है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट रहेंगे। अगर AI मेडिकल ऑन्कोलॉजी को रिप्लेस करेगा वो अभी बहुत दूर की बात है, क्योंकि क्लिनिकल ग्राउंड पे अभी बहुत सारे इन्वेंशन बाकी है AI तरफ से। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ AI का जो यूज़ है वो इस तरह से देख रहा हूँ कि AI की मदद से हम कैंसर को बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। तो वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अभी जो मेरे पास जो इंडिया में जो कैंसर आते हैं वो 80% पेशेंट जो होते हैं वो स्टेज 3 स्टेज 4 में आते हैं। इसीलिए ओवरऑल कैंसर का सर्वाइवल कम है, जो वो सबसे आप बोल सकते हो कमज़ोर कड़ी है। तो वो कमज़ोर कड़ी AI हमें हेल्प कर सकती है। कुछ बेसिक ब्लड रिपोर्ट या तो कुछ ऐसे इमेजिंग, अभी पेट स्कैन लेटेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, तो शायद उससे ऊपर भी कुछ ऐसा आए कि नॉर्मल पेशेंट जिसको कैंसर के कोई साइन सिम्टम नहीं है, और अगर AI की हेल्प से हम उसको पकड़ सके कि 5 साल के बाद 10 साल के बाद इसको कैंसर होने की संभावना है, तो वो सबसे बड़ा बून होगा AI का कैंसर की थेरेपी में। तो सबसे पहला पॉइंट आया कि कुछ प्रकार के ब्लड रिपोर्ट्स जिसमें बहुत अर्ली समय से या तो स्टेज 0 वाले कैंसर हम पकड़ सकते हैं। दूसरा है इमेजिंग यानी कुछ CT, MRI, पेट स्कैन के भी ऊपर ऐसी कुछ इमेजिंग AI हमें दे कि जिसके कारण बहुत ही छोटे रूप में हम उसको पकड़ सकते हैं। इस तरह से हम इसको फ़ायदे देख सकते हैं। अब उसके जो गैर फायदे होने वाले हैं वो ऐसा है कि जैसे अभी सोशल मीडिया में बहुत सारी मिथ स्प्रेड भी हो रही हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि AI से बहुत सारी मिथ और स्प्रेड भी हो। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होंगे। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज के तौर पे अगर देखा जाए तो एक डायग्नोस्टिक टूल के हिसाब से वो काफ़ी फ़ायदेमंद रह सकता है। यस। तो सर आपने सक्सेसफुल इंस्पायरिंग कैंसर हीरोज़ की आपने स्टोरीज़ हमसे शेयर की। सो सर बीइंग ऑन्कोविन कैंसर सेंटर प्लेस्ड एट अहमदाबाद, क्या कैंसर की लेटेस्ट ट्रीटमेंट जाने के लिए मेट्रो सिटीज़ में जाना ज़रूरी है? आपने कई पेशेंट्स ऑन्कोविन कैंसर सेंटर में ट्रीट किए हैं, आपने बहुत सारी सक्सेसफुल इंस्पायरिंग स्टोरीज़ भी देखी है। सो क्या ये सारी जो कैंसर की एडवांस्ड ट्रीटमेंट है वो सारी यहीं पे उपलब्ध हो सकती है? जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जो कैंसर की थेरापी में अभी 3 प्रकार की थेरापी है, जैसे कीमोथेरापी है, टारगेटेड थेरापी है और इम्यूनोथेरापी है। तो ये तीनों 3 प्रकार की थेरापी अहमदाबाद में अवेलेबल है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल शेयर करता हूँ कि युवराज सिंह का, तो एज अ क्रिकेटर बहुत बड़ी फिगर थे उस समय जब उनको कैंसर का डायग्नोसिस हुआ था। तो 2011 की बात करें तो 2011 में हमने वर्ल्ड कप जीता था, और उसके 1 मंथ के बाद उन्होंने एक्सरे करवाया, फिर पूरा डायग्नोसिस चेंज चालू हुआ, और 8-9 महीने बाद जब वो इंडिया से USA गए कीमोथेरेपी लेने के लिए, उनको डायग्नोसिस था मीडियास्टिनल सेमिनोमा। तो उस समय जो उन्होंने कीमोथेरापी के लिए वो USA गए थे, वो सेम कीमोथेरापी अहमदाबाद में अवेलेबल है। तो जो थेरापी अहमदाबाद में अवेलेबल है उसके लिए मेट्रो में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, इवन आउटसाइड कंट्री में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेडिकल टूरिज़्म है, जो टेलीकम्युनिकेशन है, उसके कारण जो भी नई नई थेरापी होती है वो भी अगर मुंबई, दिल्ली में अवेलेबल है तो वो अहमदाबाद में अवेलेबल है ही। तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे।
सो इट इज़ लाइक अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। डेफिनेटली यस। सर, तो आपने एक बड़ी सी जो कैंसर के मिथ है कि कैंसर इज़ द डेड एंड, राइट, बट ऐसा नहीं है, तो वो तो आपने बहुत अच्छे से समझाया कि डेफिनेटली कैंसर इज़ नॉट कैंसल। तो सर, ऐसी कौन सी कैंसर के मिथ है जो आप एड्रेस करना चाहोगे, जो बहुत ही आपको डे टू डे ओपीडी में भी लगता है कि नहीं, ये तो एक मिस इन्फॉर्मेशन है? एक सबसे बड़ी मीथ जो हम डे टू डे ओपीडी में एनकाउंटर कर रहे हैं वो ऐसी है कि बायोप्सी से कैंसर फैलता है। ओह। अब जो मैंने आपको बताया कि 80% पेशेंट हमारे पास जो आते हैं वो स्टेज 3 स्टेज 4 के आते हैं। तो जो हमारे पास 10 में से 5 पेशेंट आएंगे वो स्टेज 4 के आते हैं। अब स्टेज 4 का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी कैंसर फैला हुआ है ब्लड में, राइट। अगर ब्लड में नहीं फैला हुआ है तो जैसे कि जब जो 2-3 स्पॉट्स होते हैं वो पेट स्कैन में पेशेंट को ही मालूम चलता है कि सर ये लीवर में है, ये लंग्स में है और बोन में है। तो पेशेंट यही मानते हैं सर ये 3 जगह पर है, लेकिन हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि जो लीवर में से लंग में गया, लंग में से बोन में गया, वो ब्लड के थ्रू गया है, यानी कि पूरे ब्लड में है। तो अगर पूरे ब्लड में जो कैंसर है इसको अगर हम जानें, हमें एक बड़े मॉन्स्टर को मारना है, तो बड़े मॉन्स्टर का एक छोटा पीस लिया। और अभी तो कैसा है कि बायोप्सी पहले, आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले कैसा था कि बायोप्सी मतलब एक छोटी सी सर्जरी आएगी, स्टिचेस आएंगे, ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ेगा। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सुई की नोक से हम कैंसर का निदान कर सकते हैं। और बायोप्सी से क्या होगा, सबसे पहला जो है कैंसर का निदान होगा। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट में हम देखते हैं कि टीबी होता है और रिपोर्टिंग में ऐसा आता है कैंसर है। अब टीबी है, कैंसर है, उसको मैं जानना पड़ेगा। तो सबसे पहला है कि बायोप्सी कैंसर का निदान होगा। दूसरा, अभी जो लेटेस्ट हमने जो डिस्कस किया कि टारगेटेड इम्यूनोथेरापी, अब ये पेशेंट में टारगेटेड थेरापी वर्क करेगी कि नहीं करेगी, इम्यूनोथेरापी वर्क करेगी कि नहीं करेगी, उसके लिए भी मुझे वो टिश्यू चाहिए और टिश्यू में से मैं कुछ रिपोर्ट्स कराऊंगा। और थर्ड, कौन से प्रकार का कैंसर है, क्योंकि अभी कैसा है कि आज से 10 साल पहले भाई लंग कैंसर है, अभी ऐसा नहीं है लंग कैंसर। अभी ऐसा है कि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, एडिनो कार्सिनोमा है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, सार्कोमा है, लिम्फोमा है, ऐसे बहुत सारे टाइप है और सब टाइप की थेरापी अलग अलग होती है। तो इसलिए बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता है, बायोप्सी से कैंसर का निदान होगा, कौन से प्रकार का कैंसर है उसका निदान होगा। और एज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, एज अ कैंसर स्पेशलिस्ट हमें कौन सी थेरापी देनी है उसका हमें गाइडेंस मिलेगा, इसलिए बायोप्सी करनी जरूरी है। ओके, सो बेसिकली बायोप्सी हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द मॉन्स्टर। और Yes. डेफिनेटली एक बार हम उसको जान ले तो उसको अच्छे से हम उसका इलाज भी कर सकते हैं। सर, तो आज हम इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया सब देखें, सो इट इज़ ओवर फ्लडेड विथ इससे कैंसर होता है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो सर, एक बेसिक सा अगर आपको सिंपल सा मैसेज देना हो लाइफस्टाइल के बारे में, स्लीप के बारे में, डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, क्या इससे कैंसर के रिस्क फैक्टर हम रिड्यूस कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। ये मेरे लिए मतलब मेरे तरफ से 2 पॉइंट है इसमें कि एक तो जिसको कैंसर नहीं हुआ है उसके लिए स्लीप, डाइट और एक्सरसाइज का क्या इंपॉर्टेंस है, और जो मरीज़ है अभी जो कैंसर की थेरापी ले रहे हैं उनके लिए तीन इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्लीप। तो अगर कोई पेशेंट को कैंसर है कि नहीं है, दोनों पॉपुलेशन को एटलीस्ट स्लीप लेनी चाहिए। जो मैं सबको बोलता हूँ कि एटलीस्ट आपको 8 आवर्स की स्लीप लेनी ही चाहिए। अगर आपको कैंसर है और कैंसर की कीमोथेरेपी चालू है, कुछ सर्जरी हुई है, तो एटलीस्ट आपको 8 to 10 आवर्स की स्लीप चाहिए। अब स्लीप का इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आप नेचुरल इवोल्यूशन देखो तो स्लीप से हमारा बॉडी का हीलिंग पावर बढ़ेगा, साथ में हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, और जो भी हमारे बॉडी में जो डैमेज सेल है वो रिपेयर जब हम स्लीप करते हैं तभी होगा। दूसरा कि जब हम स्लीप होंगे तो हमारा बॉडी का कंप्लीट अटेंशन हीलिंग पावर में ही जाएगा। तो इसीलिए स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और स्लीप में भी मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि रेगुलर स्लीप इन द सेंस कि कभी आप 10 बजे सो गए, कभी 2 बजे सो गए, कभी 1 बजे सो गए, ऐसा नहीं। आपको एक फिक्स टाइमिंग स्केड्यूल के साथ एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप चाहिए। अगर आपको कैंसर है, कैंसर नहीं है, वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। इट्स काइंड ऑफ इम्यूनिटी बूस्टर। सेकंड है डाइट। जो कैंसर के मरीज़ है वो तो यूजुअली सही तरह से डाइट लेते ही है, लेकिन जो कॉमन पॉपुलेशन है वो जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि फास्ट फूड बहुत सारा हो गया है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग है, जॉब बहुत दूर होती है तो बीच बीच में कुछ खा लिया। तो मेरे तरफ से ये सलाह है कि
यूजुअली घर का बना हुआ जो भी प्रॉपर डाइट है, जो हम बैलेंस्ड डाइट जो बोलते हैं वो ही खाना चाहिए। और जो डाइट हम लेते हैं, जो फास्ट फूड वाले डाइट है, प्रोसेसिंग वाले डाइट है, वो सब में कुछ ना कुछ केमिकल ऐड होंगे। और जो हम बोलते हैं ना कि नेगेटिव एसआईपी और पॉजिटिव एसआईपी, तो स्लीप जो है वो पॉजिटिव एसआईपी की तरह आपको 15 साल के बाद हेल्प करेगी और आपको उसको कंपाउंडिंग रिटर्न मिलेगा। वेरी गुड आर्टिकुलेटेड। और जो आप फास्ट फूड लोगे, अभी आप फास्ट फूड लोगे तो अभी आपको टेस्ट में आपको एकदम सही लगेगा, आपको लगेगा स्टमक फीलिंग हो गया है, बहुत मज़ा आ गया, लेकिन वो आपको एक नेगेटिव एसआईपी की तरह काम करेंगी। और 15 के 20 साल के बाद आप उसका कंपाउंडिंग नेगेटिव ग्रोथ देखेंगे। तो फास्ट फूड बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं लेना चाहिए, एटलीस्ट बैलेंस डाइट और घर का बना हुआ खाना। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज जो कॉमन पॉपुलेशन है जिसको कैंसर नहीं हुआ है, तो यूजुअली हम ऐसा करते हैं कि 45 मिनट्स और फॉर 5 डेज ऑफ वीक, आपको 2 दिन छुट्टी दे दी उसके लिए, तो 5 डे पर वीक एटलीस्ट आपको 45 मिनट चलना है और ब्रिस्क वॉकिंग यानी थोड़ा फास्ट चलना है। इतना भी आप करोगे तो क्या रहेगा कि उसमें भी अगर वॉकिंग से क्या होगा कि आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा। तो जहाँ जहाँ भी जो डैमेज सेल है वहाँ पे जो ब्लड जाएगा, तो वहाँ ब्लड जाएगा, साथ साथ इम्यूनिटी वाले सेल्स भी जाएंगे, तो आपकी इम्यूनिटी बूस्टर होगा, हीलिंग पावर बढ़ेगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा और बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं। ये बात हो गई जिसको कैंसर नहीं है उसमें। अब जो पेशेंट को कैंसर है, कीमोथेरेपी चालू है, वो भी पेशेंट अपने हिसाब से थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कीमोथेरेपी लिया तो 3 से 5 दिन वीकनेस लगा, तो उसके बाद एटलीस्ट 15-20 मिनट, हाफ एन आवर, बहुत चल नहीं सकते हैं तो घर पे भी थोड़ा थोड़ा चलो। अगर बाहर टहल सकते हो तो मास्क पहन के गार्डन में आप जा सकते हो, एटलीस्ट हाफ एन आवर आप जा सकते हो। अगर आपको वीकनेस लग रही है, पेन हो रहा है, तो आप फिर से घर पे आ सकते हो। लेकिन एक्सरसाइज इवन फॉर द कैंसर पेशेंट दैट इज़ वेरी वाइटल। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने 3 पिलर्स के बारे में बात की, स्लीप, डाइट एंड एक्सरसाइज। और ऑन द टॉप ऑफ इट जो सबसे ज़रूरी है और आज के ज़माने में तो बहुत ही कॉमन है, आई थिंक आप भी डे टू डे ओपीडी में काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ जीते होंगे। सो स्ट्रेस, व्हाट स्ट्रेस हैज़ अ रोल टू प्ले इन इट? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेस। और मैं ऐसा बोलूँगा कि इम्प्लिसिट यानी कि वो दिखाई नहीं देने वाला एक फैक्टर है, अननोन फैक्टर है, ऐसा बोल सकते हैं। देखो मेडिकल साइंस में जो भी नॉन फैक्टर है उसमें से वो स्ट्रेस नहीं है। जैसे कि नॉन फैक्टर यानी कि पेस्टिसाइड्स बोल सकते हो, एनवायरमेंटल पोल्यूशन बोल सकते हो, ओबेसिटी बोल सकते हो, ये सब नॉन फैक्टर है कि उससे कैंसर होगा। लेकिन स्ट्रेस अभी आप मेडिकल लिटरेचर में ना ही बोलेंगे। लेकिन मेरे तरफ से इसमें ऐसा पॉइंट है कि एक प्रकार का इन्फ्लुएंसर यानी कि एक एडिटिव पॉइंट है स्ट्रेस। अब जो स्ट्रेस है वो मिडिल क्लास को भी है, अपर क्लास को भी है, और जिसको मर्सिडीज़ है उसको भी स्ट्रेस है। यानी कि ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक ग्रुप के लिए वो स्ट्रेस बना हुआ है, स्ट्रेस सब के लिए है। तो हम इतना कर सकते हैं कि स्ट्रेस डायरेक्ट पॉजिटिव कारण नहीं है, यानी कि जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, फास्ट फूड, ये डायरेक्ट कनेक्शन है। लेकिन कैसा है कि जैसे आपने इम्प्रॉपर स्लीप लिया, आपने फास्ट फूड भी खाया, एक्सरसाइज नहीं की, आप टोबैको कंज्यूम कर रहे हो, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, आपको वायरस का चेप भी हो गया, ये सब फैक्टर के साथ अगर आपको स्ट्रेस भी है तो इट एक्ट्स लाइक अ मॉडिफायर, तो वो आग में घी उगने का काम करेगा। सो एक बहुत ही कहीं मैंने अच्छी बात सुनी थी, लाइक फॉल विद द फॉल, फ्लो विद द फ्लो। तो शायद ये हमको मदद कर सकती है स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने में। यस। व्हाट इंस्पायर टू बिकम अ कैंसर स्पेशलिस्ट, और ऑन्कोविन कैंसर सेंटर फॉर्म करने के पीछे क्या एक आपका मोटो है? जब 2012 में मुझे कैंसर स्पेशलिस्ट बनना था तब मेरे आसपास कैंसर के इतने मरीज़ नहीं थे। लेकिन अब मैं जो देख रहा हूँ वो पूरी लाइफ, पूरा एक, इट वाज माय बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। और जब मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा था और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जो एक कॉज के लिए हम सब काम कर रहे हैं, अगर मैं अकेला रहूँगा तो शायद मैं इतना प्रोफाउंडली मेरी इम्पैक्ट जनरेट नहीं कर पाऊँगा जो मुझे कैंसर पेशेंट को सर्व करना है, कैंसर को हराना है। जो ये थिंकिंग पैटर्न से हम आगे बढ़ रहे हैं वो मैं अकेला नहीं कर पाऊँगा। इसलिए हमने ऐसा डिसीजन लिया, जो मेरे साथ है डॉक्टर हितेश और डॉक्टर ऋषभ, तो वो सब हम एक ही गोल के साथ आगे बढ़ना चाहते थे कि कैंसर के पेशेंट को हम सर्विस प्रॉपर दें और कैंसर की जो समाज में मीथ है वो सब दूर करें। कैंसर के स्क्रीनिंग में, यानी कि
बोल सकते हो आप कॉम्प्रीहेंसिव, यानी कि कैंसर की मीथ, स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट के साथ आगे जाके पेलिएटिव केयर, सपोर्टिव केयर, वैक्सीन, डाइट, वो सब इंक्लूड करे तो पेशेंट को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक सेम ट्रीटमेंट अंडर वन रूफ अगर आप पेशेंट को दे सकते हैं, हमारा कंसेप्ट भी वो है कि पेशेंट को उसके घर के आजू बाजू में विदिन 3 to 4 किलोमीटर में हम कैंसर कीमोथेरेपी दे पाए तो उनका जो लॉजिस्टिक है, जो उसका भी एक पेन है कि इतनी बार बार इतना लॉजिस्टिक, फाइनेंस, वो सब भी हम कम कर सके और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सके, वो थिंकिंग पैटर्न से हमने ये चालू किया था। सो नो कैंसर पेशेंट शुड बी डिवॉइड ऑफ द ट्रीटमेंट। डेफिनेटली एक अच्छी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। वेरी वेल सेड सर। सो सर हम अभी रैपिड फायर की ओर जाएंगे। ओके सो पहला क्वेश्चन है, क्या टाइट ब्रा और वायर्ड ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क फैक्टर बढ़ता है? नो, जो पहले उम्मीद था कि अगर आप टाइट ब्रा पहनोगे तो ब्रेस्ट में स्वेलिंग आएगा और उसके कारण जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है वो भी इम्पेयर करेगा, लेकिन 2014 में हचिसन कैंसर रिसर्च सेंटर में ये प्रूव किया है कि टाइट वायर वाली जो ब्रा पहनोगे तो उससे आपको कैंसर नहीं होगा। क्या HPV वैक्सीन सिर्फ फीमेल्स या गर्ल्स के लिए ही है? नो, HPV वैक्सीन फीमेल में तो है ही क्योंकि वो सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करती है, लेकिन मेल में भी देनी चाहिए क्योंकि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से उससे एनाल कैंसर, ओरल कैंसर भी हो सकता है, तो इसके लिए मेल और फीमेल दोनों को लेनी चाहिए। कैन HIV बी अ रिस्क फैक्टर? डेफिनेटली यस, क्योंकि HIV बेसिकली क्या होता है कि बॉडी की इम्यूनिटी कम करता है और कैंसर का मेन रीज़न ही यही है कि अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक होगी या तो लो होगी तो कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। सिंपल भाषा में बात करो, अगर तिजोरी खुली होगी तो चोर आएंगे, इस तरह से बात होगी। तो HIV से बहुत सारे कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। हेपेटाइटिस बी वायरस से कैंसर हो सकता है, रिस्क फैक्टर? हेपेटाइटिस बी वायरस से क्या होगा कि आपको लीवर सिरोसिस या तो हेपेटाइटिस होगा और वो जो बैड लीवर है उसमें कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि अगर आपको सिरोसिस है कोई भी कारण से या तो हेपेटाइटिस बी है तो ऐसे पेशेंट को लीवर कैंसर का स्क्रीनिंग, जिसमें हम यूजुअली 3 to 6 मंथ की सोनोग्राफी करवाते हैं और अल्फा फीटोप्रोटीन करके एक टेस्ट करवाते हैं, वो करवाना चाहिए। अगर आप वो रेगुलरली करते रहोगे तो आप कैंसर को अर्ली स्टेज में पिकअप कर सकते हो। सर इज रशियन कैंसर वैक्सीन अवेलेबल इन इंडिया? बिग नो, बिकॉज अभी मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ कि रसिया ने कैंसर वैक्सीन ढूंढ लिया है और अभी इंडिया में आने वाली है। वो जो रसिया ने वैक्सीन ढूंढी है वो एक्चुअली ऑन्कोलाइटिक वायरस टेक्नोलॉजी के बेस पर अभी वो चालू है और दूसरी टेक्नोलॉजी होती है वो है mRNA बेस्ड वैक्सीन। दोनों वैक्सीन अभी वो लेबोरेटरी पर ही है। अभी उन्होंने सिर्फ माइस यानी कि जो माउस होते हैं, चूहे, उन्हों पे उन्होंने स्टडी किया हुआ है। अभी ह्यूमन ट्रायल्स चालू हुए हैं। ह्यूमन ट्रायल्स में फेज़ 1 स्टडी होता है, फेज़ 2 स्टडी होता है, फेज़ 3 स्टडी होता है। उसके बाद एक तो ये होता है कि साइड इफ़ेक्ट्स, आगे जाके अगर किसी ने वैक्सीन लिया तो उसकी साइड इफ़ेक्ट क्या होती है और उसकी एफिकेसी, यानी कि वो कैंसर को मार सकता है कि नहीं मार सकता। तो अभी आप ऐसा बोल सकते हो कि रसिया की वैक्सीन रसिया में भी अवेलेबल नहीं है, ओनली लैब में वो प्रूवन हुआ है, लेकिन अभी तो फेज़ 1 फेज़ 2 स्टडी बाकी है। और क्या मैमोग्राफी से कैंसर फैलता है? उसके लिए भी बिग नो। अभी मैंने एक पोस्ट देखी थी कि जिसमें एक जनाब माइक पे ऐसा बोल रहे थे कि मैमोग्राफी से जो आपका ब्रेस्ट ट्यूमर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय यानी कि पूरा कंप्रेस होके वो स्प्रेड हो जाएगा। वो बहुत ही रॉन्ग मैसेज वो लोग दे रहे थे और एक मिथ हम बोल सकते हैं। मैमोग्राफी से हमारा 2 पर्पस सर्व होगा। सबसे पहला पर्पस ये होगा कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग मॉड्यूल है, यानी कि किसी महिला को सिम्टम्स ही नहीं है और अगर एवरी 2 ईयरली वो चेक करे मैमोग्राफी से तो हम बहुत ही अर्ली स्टेज में कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट ये है, अगर कोई महिला को ब्रेस्ट में गठान है, शादी है या कैंसर की वो मालूम नहीं है, तो उस सिचुएशन में अगर मैमोग्राफी करोगे 80 to 90% चांसेस ये है कि उसकी जो फाइंडिंग है उसमें हम बोल सकते हैं कि ये वो कैंसर की गठान है कि नहीं है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर गौरांग मोदी। आपने खूब अच्छे से समझाया कि कैंसर एक पूर्ण विराम नहीं है। कैंसर से ना सिर्फ लड़ा जा सकता है पर उससे जीता भी जा सकता है। सर व्हाट वुड बी योर टेक होम मैसेज फॉर द ऑडियंस? सो मेरा टेक होम मैसेज पूरी ऑडियंस के लिए यही है कि कैंसर से हारना नहीं है,
कैंसर को हराना है। आई प्रीत सूर्ती साइनिंग ऑफ नाउ। बस एक ही बात मैं कहना चाहूँगा, मुस्कुराते रहिए, बातें करते रहिए, क्योंकि बात करेंगे तभी तो बात बनेगी। कैंसर के खिलाफ के इस जंग में आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। थैंक यू।